नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले बात सपा नेता आजम खान की, जिनकी जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। फैसला भी सुनाया जा सकता है। आजम खान के समर्थकों में उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद बंधी है, इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न हो पाने के चलते आजम खान की ईद तो इस बार भी जेल में ही मनी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में आजम की अर्जी पर सुनवाई पिछले साल ही पूरी हो गई थी। 4 दिसंबर को अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर दिया था, लेकिन यूपी सरकार ने हाईकोर्ट से कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख मुकर्रर कर दी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी आजम खान की जमानत याचिका पर और फैसला आज कोर्ट सुना सकता है। और जितने भी समर्थक हैं आजम खान के, वो बेहद उत्साहित हैं। एक उम्मीद बंधी है उनकी कि क्या आजम खान की आज रिहाई हो पाएगी, क्योंकि अगर हम बीते कल की बात करें, देश भर में जहां ईद का त्योहार बेहद ही धूमधाम के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ और सौहार्द के साथ मनाया जा रहा था, लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बात आजम खान की करें तो उनकी ईद इस बार भी जेल में बनी है। और ऐसे में आजम खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया जा सकता है। सभी जितने कार्यकर्ता हैं, जितने उनके समर्थक हैं, उनकी उम्मीद बंधी है कि शायद आज उन्हें जेल से रिहाई मिल पाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन का रुख कर लेते हैं। तो नितिन, जितने भी समर्थक हैं, उम्मीद बंधी है कि आज शायद आजम खान जेल से बाहर आ जाएं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 5 महीने से फैसला सुरक्षित रखा है। आज कुछ नए तथ्यों पर सुनवाई होगी और उस पर देखा जाएगा। फैसले जल्दी आने की उम्मीद है और आजम खान जेल में आएंगे बाहर या भी आज निर्धारित हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आज कल उन्होंने ईद भी जेल में मनाई, ये काफी महत्वपूर्ण देखा गया कि बाहर आने की उम्मीद लग रही थी, लेकिन नहीं आ पाए। शत्रु संपत्ति मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न हो पाने के चलते आजम खान की ईद तो इस बार जेल में ही मनानी पड़ी। लेकिन ईद के अगले दिन यानी आज एक बार फिर से उनके समर्थकों में उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद बंधी हुई है। शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। फैसला भी आ सकता है, लेकिन गौरतलब है कि आपको बताना चाहूंगा कि आजम खान की अर्जी पर सुनवाई पिछले साल ही पूरी हो गई थी, लेकिन 4 दिसंबर को अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर दिया था। लेकिन यूपी सरकार ने हाईकोर्ट से कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 4 मई यानी आज की तारीख मुकर्रर की है। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 2019 में सांसद बनने से लेकर अब तक आजम खान के खिलाफ कुल 72 मामले दर्ज हैं। इसमें से 71 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामला शत्रु संपत्ति का रह गया है। इसी मामले में आज सुनवाई है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट फिर से कुछ नए तथ्यों पर सुनवाई करेगा और हो सकता है कि आज फैसला भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, तो ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस आजम खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के लंबे अरसे से फैसले लंबित रखा है। उन्होंने इस मामले में जल्द फैसला सुनाए जाने की अपील की है और इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी, जो कि आज होनी है। और 2019 में दर्ज हुआ था संपत्ति का मामला। आपको बताना चाहूंगा कि आजम खान के खिलाफ 2019 में अजीम नगर थाने में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इसमें चार्जशीट भी दाखिल की थी और इस मामले में 4 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने तभी इसका निर्णय सुरक्षित कर दिया था। लेकिन आज कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और हो सकता हो कि आज उनको जमानत भी मिल जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं और आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति का नितिन काफी बड़ा चेहरा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ऐसे में उम्मीद ये थी कि शायद उन्हें रिहाई मिल जाए और इस बार वो ईद पर अपने परिवार के साथ हों, ईद अपने परिवार के साथ मनाएं। ऐसा हो नहीं पाया और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने ईद के मौके पर एक ट्वीट भी किया था, अपने पिता के नाम संदेश भी लिखा था। अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा कि वो जो ख्वाब था मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि जबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ, आपके बिना पहली ईद है, अल्लाह पाक कभी दोबारा ऐसा मौका ना लाए। तो अपने जज्बात
बातों को कह सकते हैं नितिन कि उन्होंने इस ट्वीट के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि ईद वो अपने परिवार के साथ नहीं मना पाए हैं आजम खान, और आज सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी होंगी क्योंकि कई तथ्य अभी ऐसे हैं जिस पर विचार होगा, जैसा कि आपने बताया। तो क्या माना जाए कि आज जेल मिल पाएगी या बेल? बिल्कुल नेहा जी, आपको बताना हूँ कि 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद है आजम खान, और कहीं ना कहीं लगातार उनके वकीलों ने भी काफी मेहनत करी, तभी 71 मामलों में उनको जमानत मिल गई है। लेकिन अब एक मामला जो संपत्ति सूत्रों का है, उसमें कहीं ना कहीं आज सुनवाई होगी, और ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि पहले से भी आसार लगे थे। तभी लगातार उनसे मिलने के लिए सभी नेतागण रुख बनाए हुए थे सीतापुर का, और हो सकता है कि आज की जमानत होने के बाद उनका आगे का जो रणनीति क्या बनाएंगे, किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है, क्योंकि जमानत तो उनको मिल ही जाएगी, क्योंकि जब 71 मामलों में मिल गई तो सिर्फ एक ही ऐसा मामला शत्रु संपत्ति का, उसमें मिल जाएगा। लेकिन आगे का क्या निर्णय रहेगा उनका, क्योंकि सबसे अहम बात बताया जा रहा है, सपा से नाखुश चल रहे हैं, शिवपाल से मिलने गए थे, वहीं प्रमोद कृष्णन भी कांग्रेस से मिलने गए थे, ओम राजभर भी मिलने गए थे। लगातार पार्टियों के सभी नेता उनसे मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। अब आगे क्या बनाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राजनीति अब गरमाई हुई है, क्योंकि 2024 का चुनाव होने वाला है, और क्या होने वाला है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब्दुल्ला भी जान रहे हैं कि उनका करियर उनके पिता की वजह से, और जिस तरह से उनकी पहली बार ईद ऐसी हुई है कि जिसमें वो अपने पिता के साथ नहीं रहे हैं मौजूद, तो ये उनको सबसे ज्यादा खल रहा था, पूरे परिवार को खल रहा था, जिसको लेकर काफी परेशान थे, उन्होंने ट्वीट भी किया। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि अब आगे वाले समय में क्या होगा, ये सबसे निर्धारित किया। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से सीतापुर जेल में एक के बाद एक मुलाकात का दौर जारी रहा है, और अब ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल होने की उम्मीद है, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को नुकसान इससे पहुंच सकता है। नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और कोर्ट उनकी जमानत पर फैसला सुना सकता है। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 से 6 मई तक बंगाल के दौरे पर रहेंगे, और आपको बता दें कि बंगाल दौरे पर अमित शाह सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करने के अलावा पार्टी नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक शाह 4 मई की रात को कोलकाता पहुंचेंगे। अगले दिन यानी 5 मई को शाह उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलगंज जाएंगे, और वहां सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, और इसके बाद उत्तर 24 परगना के हरिदासपुर में भी वो बीएसएफ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, और वहां एक संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। शाह उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी भी जाएंगे, और रेलवे इंस्टीट्यूट ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है। खबरों में बात करेंगे राजस्थान के जोधपुर की, जहां पर कल की हिंसा के बाद अभी भी कर्फ्यू जारी है, और इस बीच जोधपुर पुलिस उन लोगों की धरपकड़ में जुटी हुई है जिन पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है। जोधपुर में हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। पुलिस ने हिंसा भड़काने के मामले में 97 लोगों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर के कलेक्टर हिमांशु गुप्ता का कहना है कि कर्फ्यू क्षेत्र में 2 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे। कर्फ्यू क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, और अगर बोर्ड के एग्जाम हैं तो वो सेंटर चालू रहेंगे। छात्रों को कर्फ्यू में एडमिट कार्ड पास के रूप में काम करेगा। जो जरूरी सेवाएं हैं वो भी सुचारू रूप से चलती रहेंगी, वो अपना आईडी कार्ड दिखाएं। इस बीच जोधपुर के सुनार मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें दंगाई साफ नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिन में लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की भी अपील करते हुए अधिकारियों को ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि ईद से पूर्व संध्या पर यह हिंसा हुई थी जोधपुर में, जहां पर फिर मामला बिगड़ा। अगले दिन यानी ईद के मौके पर फिर भीड़ जमा हुई, और वहां पर एक बार फिर पत्थरबाजी की गई, दुकानों में लूटपाट की गई, जिसके बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। करीब 97 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक पूरे मामले में देखते हुए गिरफ्तारी हो चुकी है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय यूरोप दौरा आज खत्म हो जाएगा। आज वो दौरे के आखिरी दिन कुछ घंटों के लिए फ्रांस में मौजूद रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन संग बातचीत करेंगे और इससे पहले नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को डेनमार्क का दौरा किया। मोदी कोपेनहेगन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात उन्होंने की और कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी की पहली ये डेनमार्क यात्रा है। यहां पीएम आज द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में शामिल होंगे। पीएम भारत डेनमार्क बिजनेस राउंड टेबल में भाग लेंगे और डेनमार्क में रहने वाले भारतवंशी समुदाय के साथ भी चर्चा करेंगे। डेनमार्क में भारतीय मूल के करीब 16,000 लोग रहते हैं, जबकि डेनमार्क में 60 से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी डेनमार्क में द्विपक्षीय वार्ताओं के अलावा डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेने वाले हैं। यहां वो 2018 में हुए पहले भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद से हुए सहयोग की समीक्षा करेंगे और इस सम्मेलन में कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने, जलवायु परिवर्तन और साथ ही साथ अक्षय ऊर्जा, उभरते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्कटिक क्षेत्र में भारत नॉर्डिक सहयोग जैसे विषयों पर फोकस किया जाएगा। भारत डेनमार्क बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने डेनमार्क को भारत में निवेश करने का न्योता दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। भारत ईयू रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। हमने क्लाइमेट के क्षेत्र में अपने सहयोग पर भी चर्चा की। भारत ग्लासगो COP26 में लिए गए संकल्पों को पूरा करने। बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर हनुमान चालीसा विवाद को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को नोटिस भेजा है। धारा 149 के तहत नोटिस ये भेजा गया। राज ठाकरे ने समर्थकों से आज जहां भी लाउडस्पीकर पर अजान बजेगी वहां हनुमान चालीसा पाठ करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने राज ठाकरे को नोटिस भेजा है। एमएनएस के 300 कार्यकर्ताओं को भी नोटिस भेजा गया है। शिवाजी पार्क पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि एहतियात के तौर पर यह नोटिस जारी किया गया है। राज ठाकरे द्वारा एक खुला पत्र जारी करने के बाद यह कदम उठाया गया है। पत्र में मनसे प्रमुख ने लोगों से आग्रह किया कि वो बुधवार को जहां भी लाउडस्पीकर पर अजान सुनाई दे वहां पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं। पत्र में उन्होंने लोगों से अजान की आवाज सुनने पर 100 नंबर डायल कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को भी कहा है। पुलिस ने मध्य मुंबई क्षेत्र के कई मनसे नेता समेत 300 से ज्यादा लोगों को सीआरपीसी की कई धाराओं के तहत एहतियाती नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे का आवास शिवाजी पार्क पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत आता है और उसके मुताबिक स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने उन्हें नोटिस जारी किया है। पुलिस के नोटिस के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ भी शुरू हो गई है। कल्याण और डोंबिवली में एमएनएस के 20 से 25 कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। यूपी के मुखिया और उत्तराखंड के लाल सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को 5 साल बाद अपने गांव पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने मां सावित्री से मुलाकात की। परिवार के अन्य सदस्यों और लोगों से भी मुलाकात करेंगे। संन्यास के 28 साल बाद पहली बार अपने पैतृक घर पहुंचे योगी आदित्यनाथ और इससे पहले 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड वो पहुंचे। सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ।
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पहली बार अपने पैतृक गांव यमकेश्वर के पंचूर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले पंचूर से करीब 3 किलोमीटर दूर बेथ्यानी समेत महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय परिसर में गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान अपने गुरु अवैधनाथ को याद कर सीएम योगी आदित्यनाथ की आंखें भी नम हो गई। तो 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यमकेश्वर में अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी भावुक होते नजर आए। ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहां पे पढ़ा था, हांगर में, चमकोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है, जहां पर कल उत्तराखंड पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरे में क्या कुछ खास और अहम रहने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ अहम है इस दौरे में। यूपी पर्यटक आवास गृह में वो विश्राम करेंगे, क्योंकि 5 साल बाद अपने घर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि घर में उनके स्वागत की तैयारियां की गई, उनके आने का इंतजार था और अपनी मां से उन्होंने मुलाकात भी की। मां को उन्होंने पत्र लिखकर मिलने का वादा किया था, जो उन्होंने कल पूरा किया है, क्योंकि जिस तरह से उनके पिता का निधन हुआ था उस पर वो गांव नहीं जा पाए थे। योगी कोरोना के कारण वहां जा नहीं पाए थे, जिसके बाद आखिरी बार 2017 में वो पंचूर गए थे। योगी पंचूर में रहते थे, सीएम योगी का परिवार वहीं रहता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीते कल जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने घर जाकर अपनी मां से मुलाकात की और बेहद खुश नजर आए, लेकिन वो बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण था। और उधर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही इस बार 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम धामी ने ऐलान किया कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही 6 मई को केदारनाथ जी और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले मंगलवार सुबह मां यमुना के मामा
खरसाली से मां यमुना की विदाई हुई। यमुना माता की डोली सुबह 8:15 बजे यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। दूसरी तरफ यमुनोत्री धाम में मां यमुना के स्वागत की तैयारियां की गई। दोपहर 12:15 बजे विधि विधान से यमुनोत्री मंदिर के कपाट देश विदेश के भक्तों के लिए खोल दिए गए। और आपको बता दें कि यात्रा सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। सरकार और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना के बाद हो रही यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद की जा रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद का नजारा जो वहां पर रहा। यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुल चुके हैं। और इसके बाद तीसरी तस्वीर, जब सीएम धामी वहां पहुंचे, पूजा अर्चना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की ये पहली पूजा की गई और उसके बाद उन्होंने सभी को बधाई भी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FIB न्यूज। नमस्कार।